Let's continue with our lecture series ACCFA 2. We were discussing about the elements of financial statements, and in previous video we talked about asset. In today's video we are going to discuss about liabilities. So जैसे एसेट के केस में भी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमें एक डेफिनेशन देता था. अगर आपको नहीं पता कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है तो you can check out my previous video on assets. In that video I have discussed about what is a conceptual framework. So conceptual framework हमें जैसे कि एसेट की डेफिनेशन उसने प्रोवाइड की थी, इसी तरीके से वो लाइबिलिटी की भी एक डेफिनेशन प्रोवाइड करता है. conceptual framework defines a liability as a present obligation. जिस तरीके से एसेट के केस में प्रेजेंट रिसोर्स थी, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स हम कह रहे थे, इसी तरीके से लाइबिलिटी के केस में भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है. इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो फ्यूचर में हम राइज करने का सोच रहे हैं, जैसे कि हम ये सोच रहे हैं कि हम जो है फ्यूचर में बैंक लोन जो है लेंगे, तो उस केस में अगर हम ये सोच रहे हैं तो वो लाइबिलिटी हम अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते. इट इज़ मैंडेटरी कि जो हम लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो प्रेजेंट सिचुएशन में बिजनेस की ऑब्लिगेशंस में आती हो. इसका मतलब ये है कि हम बैंक से लोन ले चुके हैं, देन अब हम ऑब्लिगेशन अराइज हो चुकी है, एंड देन अब हम उसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी टू ट्रांसफर इन इकोनॉमिक रिसोर्स. एक ऐसी ऑब्लिगेशन जिसमें आपको इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करने हो. प्रीवियस वीडियो में एसेट के केस में हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है. तो जो एसेट होता है वो भी एक इकोनॉमिक रिसोर्स है. इकोनॉमिक रिसोर्स ऐसी चीज़ होती है जिसमें ये पोटेंशियल है, जिसमें ये एबिलिटी है कि वो हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे सके. तो अगर हमारी ऑब्लिगेशन है कि हमें जो है अपनी इकोनॉमिक रिसोर्स किसी और को ट्रांसफ़र करनी है. इकोनॉमिक रिसोर्स हम कैश को भी बोल सकते हैं, क्योंकि कैश में भी ये एबिलिटी है कि वो हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे सके. तो इस वजह से अगर एंटिटी की ऑब्लिगेशन है कि वो जो है उसको एक इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफ़र करनी है किसी और एंटिटी को, इसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं. ट्रांसफर इन इकोनॉमिक रिसोर्स एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट. इसका मतलब क्या है? एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट का मतलब है जो लाइबिलिटी अराइज हुई है वो एक किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से हुई है जो एक पास्ट में हो चुकी है. जैसे कि अगर हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो बैंक के पास जब हम जो पैसे जो हैं वो रिसीव कर लेते हैं, जब अमाउंट हमें रिसीव हो जाता है, हम लोन के जो अमाउंट है वो रिसीव कर लेते हैं, देन उसके बाद ही हम जो है लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं, हम ऑब्लिगेशन को रिकॉर्ड करते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि एज ए रिजल्ट पास्ट इवेंट, मतलब कि पास्ट में वो ट्रांजैक्शन हो चुकी. जो आप लोन लेने की जो ट्रांजैक्शन कर रहे थे वो पास्ट में हो चुकी है, अब जो है आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो सिर्फ. तो पास्ट इवेंट का होना ज़रूरी है. अगर आप ये कह रहे हो कि आप फ्यूचर में लोन लोगे बैंक से, एंड देन ये फ्यूचर इवेंट के बेस पे अगर लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने जा रहे हो, तो देन दिस इज़ नॉट जो है करेक्ट वे टू रिकॉर्ड अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी आप तभी रिकॉर्ड कर सकते हो जब आपके पास जो इवेंट है वो हो चुका है. जो इवेंट होना था, जो ऑब्लिगेशन अराइज होनी थी, वो पास्ट में हो चुकी, अब आप उस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहे हो. कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमें डेफिनेशंस क्यों प्रोवाइड करता है, क्यों? ताकि हमें जो है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं या फिर जो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ट्रांजैक्शंस की, वो मैनिपुलेशन ना कर सकें. अब मैनिपुलेशन क्यों कर सकते हैं वो लोग? इसलिए कर सकते हैं कि जो है उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पोजीशन एक पॉजिटिव पोजीशन दिखानी है. जैसे कि बिजनेस की हमेशा ये कोशिश होती है कि उसके जो एसेट्स हैं वो ज़्यादा हों, लाइबिलिटीज़ कम हों. तो हो सकता है कि लाइबिलिटी अराइज हो चुकी हो, एंड देन बिजनेस कह रहा हो कि नहीं, मुझे लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करनी क्योंकि अभी तक अराइज नहीं हुई. बट हम ऐसे नहीं कहते कि आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता. जो होता है वो एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है, जो वो अगर कोई डेफिनेशन प्रोवाइड करता है तो हम उसको उसके हिसाब से चलते हैं. उस डेफिनेशन को हम अप्लाई करके देखते हैं उस एसेट में कि क्या ये जो, अगर हम ऑब्लिगेशन की बात करें, लाइबिलिटी की बात करें, क्या ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? इसका मतलब क्या अभी इस सिचुएशन में बिजनेस के पास एक ऑब्लिगेशन है? अगर है तो यस, यू शुड रिकॉर्ड. लेकिन सिर्फ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की बात नहीं होती, हमें पूरी जो ये डेफिनेशन, ये फुल डेफिनेशन हमें देखनी होती है. मतलब कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का होना भी ज़रूरी है. लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन किस चीज़ की? ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स. ये ऑब्लिगेशन ये हो कि आपको एक इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करनी है, इस चीज़ की ऑब्लिगेशन. अगर ये ऑब्लिगेशन है तो देन इट्स अ लाइबिलिटी. एंड
एक और चीज़ भी, 3 चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ट्रांसफर एंड इकोनॉमिक रिसोर्स एज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। जो पास्ट इवेंट है वो भी देखना जरूरी है कि पास्ट में आप जो लाइबिलिटी जो है, पास्ट में वो इवेंट जो होना था वो हो चुका है। फ्यूचर की बेसिस पे आप लाइबिलिटी नहीं रिकॉर्ड कर सकते, या तो ऐसे आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि पास्ट इवेंट तो हो चुका है बट आप फिलहाल जो है लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर डेफिनेशन मीट कर गई है, अगर ऐसी लाइबिलिटी है जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, इकोनॉमिक रिसोर्स की ट्रांसफर होना भी जरूरी है, और जो इवेंट होना था वो पास्ट में हो चुका है, तो देन इन दैट केस आपको लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है एनी हाउ। अगर ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की डेफिनेशन मीट हो रही है तो लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है एक स्टैंडर्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसको फॉलो करना कोई एक मैंडेटरी नहीं है। जब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर रहा होता है तो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक मैंडेटरी चीज़ होती है, वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने में हेल्प करता है। जब एक स्टैंडर्ड बनेगा, कोई एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनेगा और वो बताएगा कि एसेट की डेफिनेशन वो प्रोवाइड करेगा, तो किस बेसिस पे वो जो डेफिनेशन प्रोवाइड करेगा वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से मिलती हुई डेफिनेशन होगी, और वो कोई अपनी डेफिनेशन नहीं बनाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो भी यही डेफिनेशन जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है इसी को आके लेके थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन करके, बट मीनिंग हमेशा यही होगी कि जो है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, ट्रांसफर इन इकोनॉमिक रिसोर्स होनी चाहिए, पास्ट इवेंट भी होना चाहिए। तो जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना रहे होते हैं उनको हेल्प करता है, उनको गाइड करता है, उनको प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है कि आप इस तरीके से एसेट को डिफाइन करो, इस तरीके से आप लाइबिलिटी को डिफाइन करो, तो उस चीज़ में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है यूज़ होता है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है। जो मैंडेटरी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। अगर हाँ कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसकी जो ऐसी ट्रांजेक्शन है, कोई एक अनयूजुअल सी ट्रांजेक्शन है जिसमें कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही नहीं है दिया हुआ, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के जो है यूज़ कर सकते हो। उस केस में आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के जो प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस एंड रूल्स नहीं गाइडलाइंस प्रोवाइड किए हुए हैं वो फॉलो कर सकते हो, एंड देन आप ट्रांजेक्शन को अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर सकते हो। बट अपने हिसाब से जो है आपको फुल अपनी मर्जी नहीं होती, आपको जो है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं। सो बेसिकली जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना रहे होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अपनी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए, क्योंकि उनको भी डेफिनेशन देनी है ना, एक लायबिलिटी की डेफिनेशन, एसेट की डेफिनेशन, तो वो डेफिनेशन कहाँ से लाएंगे, वो अकाउंटिंग ये जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है इसको यूज़ करते हुए वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके एंड देन एसेट एंड लायबिलिटी की डेफिनेशंस प्रोवाइड करेंगे। तो ये डेफिनेशन हमने देख ली कि जो लायबिलिटी की डेफिनेशन होती है ये क्या होती है असल में। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बोलता है कि अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, इकोनॉमिक रिसोर्स भी आपको ट्रांसफर करनी है और पास्ट इवेंट भी हो चुका है, इन डेट सिचुएशन आपको एनी हाउ लायबिलिटी जो है रिकॉर्ड करनी है। कुछ अगर कंपनीज अगर मैनिपुलेशन करना चाहें तो वो ये कर सकती हैं कि लायबिलिटी तो अराइज हो चुकी है, सारी डेफिनेशन भी मीट हो रही है, बट वो स्टिल लायबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी जो पोजीशन है वो नेगेटिव शो हो, क्योंकि लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है। ऐसे ही जो है एसेट को ज़्यादा दिखाना भी आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको एक पॉजिटिव पिक्चर देता है। लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना नेगेटिव पिक्चर देता है। इस वजह से जो है बिजनेसेस या कंपनीज नहीं चाहती कि लायबिलिटी रिकॉर्ड हो, तो वो मैनिपुलेशन कर सकती हैं। तो इस वजह से ही, ताकि बिजनेसेस मैनिपुलेशन ना कर सकें, इस वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं एंड देन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आ जाता है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक मैंडेटरी है क्योंकि फॉलो करना कंपनी के लिए, तो उस केस में क्या होता है कि मैनिपुलेशन का जो चांस है वो काफ़ी कम हो जाता है। डेफिनेशन के बाद हम ये देखते हैं कि जो लायबिलिटी इज एन अमाउंट दैट इज ओड बाय द बिजनेस। जैसे हम एसेट के केस में बोल रहे थे कि एन अमाउंट विच इज ओविंग टू द बिजनेस। इसका मतलब ये है कि किसी और को, बिजनेस को पैसे देने हैं। लायबिलिटी के केस में क्या है कि बिजनेस को किसी और को पैसे देने हैं। जैसे बिजनेस को बैंक को रीपे करना है, जो उसने लोन अगर बैंक से लिया हुआ है तो लायबिलिटी है बिजनेस की, तो वो उसको बैंक को जो है रिटर्न करने हैं वो पैसे, तो ये एक ऑब्लिगेशन है बिजनेस जो है बैंक को जो है ओ करता है। A present obligation means that the lender has a legally enforceable right for payment. लीगली इन्फोर्सेबल राइट का मतलब ये है कि इन केस अगर हम बैंक को रीपेमेंट ना कर सके,
हमने बैंक से लोन लिया, लाइबिलिटी अराइज हो गई, डेफिनेशन मीट हो गई, हमने जो है लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया। बट वो टाइम आएगा जब हमें बैंक को जो है रीपेमेंट करनी है। मतलब कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स में लिखा होगा कि जो है, जो बैंक और बिजनेस के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें लिखा होगा कि बिजनेस को कब रीपेमेंट करनी है। हो सकता है कि ये लिखा हो कि 5 साल के बाद रीपेमेंट करनी है या 10 साल के बाद रीपेमेंट करनी है। तो जब वो रीपेमेंट का टाइम आएगा, इन केस अगर बिजनेस के पास उस वक्त पैसे नहीं है पे करने के लिए, तो वो हो सकता है कि बिजनेस बोले कि हम रीपेमेंट नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होगा कि बैंक जो है वो, उसके पास एक राइट है, एक लीगली एनफोर्सेबल राइट। इसका मतलब है कि वो कोर्ट के पास जा सकता है, हमें सू कर सकता है, हम पे केस कर सकता है, और कोर्ट क्या करेगा कि हमसे फोर्सफुल रिकवरी करवाएगा। इसका मतलब ये है कि कोर्ट जो है ये मेक श्योर करेगा कि हम किसी भी सूरत, किसी भी हाल में हम रीपेमेंट करें। चाहे हम अपने एसेट्स जो हैं वो बेच दें, हम जो हमारे पास जो बिल्डिंग है, अगर कोई ज़्यादा अमाउंट है लोन का, तो हमारे पास हमें बिल्डिंग बेचनी पड़ सकती है। अपनी बिल्डिंग को सेल करके जो उसमें से अमाउंट आएगा वो हम बैंक को पे कर देंगे। अगर छोटा अमाउंट है तो कोई और एसेट्स, जो मशीनरी, प्लांट, ये सारी चीज़ें जो हैं बेच के जो है हम रीपेमेंट करनी होगी। बट ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी के केस में जो लेंडर है, लेंडर हम बोलते हैं जैसे बैंक ने हमें पैसे दिए, या किसी और बोरोवर, किसी और से हमने बोरो किए। जैसे अगर हमने किसी फैमिली या फ्रेंड से जो है लोन लिया है, तो उस केस में हम उनको बोरोवर्स बोलते हैं, एक्सटर्नल बोरोवर्स। इंटरनल बोरोवर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने किसी एम्प्लॉय से लोन ले लिया, बट हम इन सबको लेंडर्स बोलते हैं। जो भी हमें लोन देता है वो लेंडर होता है। तो उसके पास ये राइट होता है कि वो फोर्सफुल रिकवरी करवा सकता है। वो बैंक के पास, सॉरी, वो कोर्ट के पास जाता है, एंड देन कोर्ट जो है हमें फोर्सफुल रिकवरी करवाता है। हमारे एसेट्स हमें सेल करने पड़ जाते हैं। उनके पास एक राइट होता है कि वो एक लीगली एनफोर्सेबल राइट फॉर पेमेंट होता है। द एंटिटी कैन नॉट अवॉइड पेमेंट। जो बिजनेस है वो ये अवॉइड नहीं कर सकता रीपेमेंट, मतलब किसी भी सूरत ये नहीं कह सकता कि हम नहीं कर सकते पेमेंट, तो देन आप हमें माफ़ कर दो, या फिर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पेमेंट जो है वो करनी है इन केस ऑफ लाइबिलिटी। एग्जाम्पल्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेड पेबल इज अ लाइबिलिटी बिकॉज द बिजनेस हैज एन ऑब्लिगेशन to pay the supplier, because a contract between a business and a supplier, because of a contract between the supplier and business। जब हम सप्लायर के पास जाते हैं एंड क्रेडिट परचेजेस करते हैं, क्रेडिट परचेजेस की सिचुएशन में क्या होता है कि हम जो है इमीडिएटली पेमेंट नहीं कर रहे होते। हम सप्लायर से बोलते हैं कि आप जो है हमें 2 या 3 महीने का टाइम दे दो, हम आपको फिर पेमेंट कर देंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन सप्लायर एंड बिजनेस, उसको हम, तो एक लायबिलिटी अराइज हो जाती है बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस को इवेंचुअली जो है सप्लायर को तो पेमेंट करनी है इन एनी केस, वो अवॉइड नहीं कर सकता। If in case a business is unable to pay the debt, then the supplier can sue the business and forcefully recover its amount। अगर बिजनेस जो है रीपेमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कैश फ्लो की प्रॉब्लम है या कैश नहीं है उसके पास, तो उस केस में क्या होगा कि सप्लायर जो है वो फोर्सफुल रिकवरी करवा सकता है, सू करके, हम पे केस करके जो है फोर्सफुल रिकवरी करवा सकता है। देयर मस्ट बी अ पास्ट इवेंट दैट रिजल्टेड इन ऑब्लिगेशन। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्लिगेशन है उसके लिए पास्ट इवेंट का होना ज़रूरी है। जैसे कि आप अमाउंट जो है वो रिसीव कर चुके हो, अगर सप्लायर्स की बात करें तो आप जो है अमाउंट, जो आपने इन्वेंट्री है वो परचेज कर लिए, ट्रांजैक्शन हो चुकी है, एंड देन आपको अब लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। पास्ट इवेंट का होना ज़रूरी है। फ्यूचर की एक, आप ये सोच रहे हो कि कल आप सप्लायर से इन्वेंट्री परचेज करोगे तो देन आज ही लायबिलिटी रिकॉर्ड कर देते हैं। इस सिचुएशन में आप लायबिलिटी नहीं रिकॉर्ड कर सकते। फ्यूचर इवेंट की बेस पे लायबिलिटी या एसेट रिकॉर्ड नहीं किया जाता। पास्ट इवेंट होगा तो ही जो है लायबिलिटी और एसेट रिकॉर्ड होते हैं। देयर मस्ट बी अ पास्ट इवेंट दैट रिजल्टेड इन द ऑब्लिगेशन। इसका मतलब ये है कि एक पास्ट इवेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से बिजनेस के ऊपर जो है एक ऑब्लिगेशन आ गई, जैसे कि सप्लायर से आपने परचेजेस कर ली या फिर बैंक से आपने लोन ले लिया। तो इन इवेंट से क्या होगा
कि लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन बिजनेस के लिए कराइज हो गई. This means that the liabilities are only recorded when the event creating the obligation takes place. लाइबिलिटी तभी रिकॉर्ड की जा सकती है जब ऑब्लिगेशन का जो इवेंट है वो हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, अ बैंक लोन इज रिकॉर्डेड एज अ लाइबिलिटी व्हेन द बिजनेस रिसीव द लोन प्रिंसिपल और लोन अमाउंट. जब बैंक जो है आपको लोन प्रोवाइड कर देता है, जो वो लोन प्रोवाइड करते हैं उसको लोन प्रिंसिपल बोलते हैं, मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट बोल सकते हैं उसको, या फिर लोन का अमाउंट जो होता है वो जब बिजनेस रिसीव कर लेता है उसके बाद ही वो जो है लाइबिलिटी को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता है. अगर आपने अमाउंट अभी रिसीव नहीं किया, अभी नेगोशिएशंस चल रही हैं बैंक के साथ और आप जो है टर्म्स एंड कंडीशंस सेट कर रहे हो, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज नहीं हुआ, अभी तक जो है आपने लोन रिसीव नहीं किया, तो इन दैट केस भी आप जो है लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं कर सकते. Obligation to transfer an economic resource means that this will result in decrease in economic benefits by transferring cash or other assets to the lender. In case of assets जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये बोला था कि जो है इकोनॉमिक रिसोर्स एंड एसेट जो होता है एक इकोनॉमिक रिसोर्स होता है. इसका मतलब है एसेट में ये एबिलिटी होती है कि वो हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे सके. इसी तरीके से जो ऑब्लिगेशन होती है वो हमारे पास ऑब्लिगेशन होती है कि आप इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर कर दोगे, जैसे एसेट ट्रांसफर कर दोगे, या कैश भी इकोनॉमिक रिसोर्स है क्योंकि उसमें ये एबिलिटी है कि वो प्रॉफिट जनरेट करके दे हमें. या कोई भी एक हम ऑब्लिगेशन जब हम सेटल कर रहे होते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि हम कैश ही दे रहे हों, हम कोई एसेट भी अपना दे सकते हैं. तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसफर एंड इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब कि कैश दे देना या फिर कोई और एसेट दे देना, ऐसी चीज़ देना जिसमें ये एबिलिटी थी कि वो हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता था. दिस विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स. जाहिर सी बात है जब एक इकोनॉमिक रिसोर्स आपके पास से जाएगी, कैश जाएगा या फिर कोई और एसेट जाएगा, क्योंकि पहले वो एसेट जब आपके पास था तो वो आपको जो है प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा था, कैश था तो वो प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा था. अब वो कैश चला जाएगा तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को हम प्रॉफिट्स भी बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कम हो जाएंगे हमारे पास. For example, a bank loan is a liability because there is an obligation to repay money owing to the bank. बैंक ओवरड्राफ्ट ये एक ऐसी फैसिलिटी होती है, हम जो है बैंक के पास जाते हैं और बैंक को ये बोलते हैं कि आप हमारी तरफ से पेमेंट्स करो, सप्लायर्स को जो है पेमेंट करो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे करो, हमारी जो एक्सपेंसेस हैं उनसे रिलेटेड जो पेमेंट्स है वो आप पेमेंट्स कर दो, एंड देन हम आपको जो है इन फ्यूचर जो है आपको पेमेंट करेंगे. तो इस चीज़ को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ये हमें बैंक्स प्रोवाइड करते हैं. तो ये भी एक तरीके का लोन है, बिकॉज हमें जो है रीपेमेंट करनी है और इस पर इंटरेस्ट भी हमें पे करना पड़ता है, मंथली इंटरेस्ट. जैसे कि लोन के सिचुएशन में होता है कि जब हम लोन लेते हैं तो हमें एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है मंथली. तो इसी तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में भी हमें इंटरेस्ट जो है देना पड़ता है. बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी बिकॉज देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू रीपे मनी ओइंग टू द बैंक. क्योंकि हमें जो है कैश की रीपेमेंट करनी है बैंक को, ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स, क्योंकि मनी जो है, ये जो कैश है वो इकोनॉमिक रिसोर्स है, वो जो हमें जो है ऑब्लिगेशन है कि वो रिसोर्स जो है, मनी जो है हमें ट्रांसफर करनी है बैंक को. इस वजह से अगर हम नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज की बात करें तो IS1 जो है, IS1 एक स्टैंडर्ड है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो वो एक एसेट की डेफिनेशन भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि करंट एसेट्स की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है. इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज की भी डेफिनेशन प्रोवाइड करता है. Defines current liabilities as those which are expected to be settled within the entity's normal operating cycle. हमने and are due to be settled within 12 months. ऐसी liabilities जिसको आप 12 महीने के अंदर सेटल कर दो, जिसकी जो रीपेमेंट है आप 12 महीने के अंदर कर दो, या फिर ऐसी लायबिलिटी जो ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल अराइज हो रही है. हमने प्रीवियस वीडियो में व्हेन डिस्कसिंग एसेट हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, ट्रेडिंग साइकिल क्या होती है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. जब बिजनेस जो है परचेज करते हैं सप्लायर से, तो उस केस में क्या होता है कि पहले तो वो सप्लायर से परचेज करता है, देन वो उस इन्वेंट्री को कुछ देर अपने पास, कुछ टाइम अपने पास रखता है, एंड देन कस्टमर्स को सेल करता है, फिर कस्टमर से कैश रिसीव करता है. और जब वो कैश रिसीव कर लेता है
इस चीज़ को फिर वो जो है सप्लायर को पेमेंट कर रहा होता है, जिसने वो परचेजेस की थी, जो क्रेडिट पे परचेजेस करके आया है, उससे रिलेटेड जो ऑब्लिगेशन थी उसको जो है रीपे कर रहा होता है। तो ये जो साइकिल होती है, ये 2 या 3 महीने की एक साइकिल होती है, एंड देन ये प्रोसेस रिपीट हो रहा होता है। फिर से जो है सप्लायर से वो परचेज करता है, इन्वेंट्री परचेज करता है, अपने पास होल्ड करता है, फिर कस्टमर को सेल करता है, फिर कस्टमर से पैसे रिसीव करता है, एंड देन सप्लायर को पे करता है। इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अगर आप गौर करो तो इस ऑपरेटिंग साइकिल में हमारे पास एक लायबिलिटी अराइज हो रही है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। क्योंकि जब आप सप्लायर से जो है इन्वेंट्री परचेज करने जा रहे हो, तो आप सप्लायर को उसी टाइम पेमेंट नहीं करते, इमीडिएटली पेमेंट नहीं करते, बट आप सप्लायर से जो है आप 2 या 3 महीने का जो है टाइम आप मांगते हो, एंड आप बोलते हो कि मैं आपको जो है 2 या 3 महीने के बाद पेमेंट करूंगा। तो ये जो लाइबिलिटी है, क्योंकि आपको सप्लायर को पेमेंट करनी है, तो ऑब्वियसली दिस इज एन लाइबिलिटी। ये जो लाइबिलिटी है आपको सेटल करनी है विद इन 2 और 3 मंथ्स। इस टाइम में जो है कोई ज़्यादा अरसा नहीं होता, मतलब कि कोई 12 या 12 महीने के बाद की बात नहीं होती। मैक्सिमम आप जो है 2 या 3 महीने के अंदर अंदर सप्लायर को जो है पेमेंट करते हो। तो इस वजह से ये करंट लाइबिलिटीज़ के हेड में आ जाता है। ऐसी लाइबिलिटीज़ जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ जाती हैं, एंड देन वो लाइबिलिटीज़ जो हम 12 महीने के अंदर अंदर सेटल करते हो। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग ऐसी लाइबिलिटीज जो आप सेल कर सको। सेल मतलब इसका क्या मतलब है कि आप लाइबिलिटीज सेल कर सकते हो। जैसे कि हमने ओवरड्राफ्ट की बात की, हम अगर एक सप्लायर को पे बिल्स ओ करते हैं, मतलब कि हमें सप्लायर को पेमेंट करनी है, हमने परचेज कर ली थी, पेमेंट जो है हमें करनी है, अभी हमने नहीं की। उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये बिजनेस की ऑब्लिगेशन है, ये पे बिल्स जिसको हम बोलते हैं ट्रेड पे बिल्स। हम क्या करते हैं, हम बैंक के पास जाते हैं और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है मांगते हैं उनसे, और उनको बोलते हैं कि आप सप्लायर को जो है ना हमारी तरफ से पेमेंट कर दो, हम आपको जो है 2 या 3 महीनों में या फिर जब आप डिमांड करोगे हम आपको पेमेंट करेंगे। तो ये क्या हुआ कि मेरे पास एक ट्रेड पेबल्स एक लाइबिलिटी थी, जो कि मैंने सेल कर दी बैंक को। अब मैं बैंक को पेमेंट करूंगी, अब मैं जो है उस सप्लायर को पेमेंट नहीं करूंगी। इसी तरीके से बिजनेसेस ये ऑपरेट कर रहे होते हैं। जो ट्रेड पेबल्स होते हैं बिजनेस के, वो खुद पे नहीं कर रहे होते। मोस्ट केसेस में ये होता है कि वो बैंक के पास जाते हैं और बैंक के पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो यूटिलाइज करते हैं। बैंक जो है सप्लायर को पेमेंट कर देता है, और फिर जो है इन फ्यूचर जो है बिजनेस जो है वो बैंक को पे कर रहा होता है। तो ये क्या हुआ कि एक लाइबिलिटी जो थी, ट्रेड पेबल्स की जो लाइबिलिटी थी, वो जो है हमने सेल कर दी बैंक को। इसको हम बोलते हैं हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। ऐसी लाइबिलिटीज जो हम बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उसको हम करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। इसके अलावा लाइबिलिटीज फॉर विच एंटिटी कैन नॉट डिफर और डिले द रीपेमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स। ऐसी लाइबिलिटीज जिसकी जो रीपेमेंट है वो बिजनेस जो है डिले नहीं कर सकता, डिफर नहीं कर सकता, मतलब डिले नहीं कर सकता 12 महीने के बाद। ये नहीं बोल सकता कि मैं इस लाइबिलिटी को 12 महीने के बाद पेमेंट करूंगा। अगर ऐसी कोई लाइबिलिटी है जो बिजनेस ये कह रहा है कि मैं इसकी रीपेमेंट जो है वो 12 महीने के बाद होगी, तो देन वो करंट लाइबिलिटी नहीं है, वो एक नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो ऐसी लाइबिलिटीज जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ जाती हूँ, एंड दोज जो है विच आर ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स। और ऐसी लाइबिलिटीज जो हम जिनको ट्रेड कर सकते हो, जिनको सेल कर सकते हो, और उसके अलावा ऐसी लाइबिलिटीज जिनकी पेमेंट जो है हम 12 महीने से ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, वो सारी लाइबिलिटीज करंट होती हैं। एंड देन बाकी जितनी भी इसके अलावा जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जैसे बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मतलब कि हमने बैंक से जो है लॉन्ग टर्म एक लोन लिया है जिसकी रीपेमेंट जो है 1 या 2 साल के बाद करनी है। और एक्सटर्नल बोरोइंग्स जो होती हैं, उन वो मोस्टली जो है एक्सटर्नल बोरोइंग्स के केस में भी हम जो रीपेमेंट कर रहे होते हैं वो मोर देन 12 मंथ्स, यानी कि 1 साल या 2 साल के बाद कर रहे होते हैं, तो वो सारी लाइबिलिटीज नॉन करंट हो जाती हैं। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें और एग्जांपल्स की बात करें, तो लाइबिलिटीज, ये जो फर्स्ट वाली लाइबिलिटी दी हुई है ये है करंट लाइबिलिटी, एंड देन सेकंड जो है, यहाँ पे मैं हेडिंग देना भूल गई हूँ,
बट लाइबिलिटी विच आर ड्यू टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स ऑफ रिपोर्टिंग डेट, जब हम रिपोर्टिंग डेट पे होते हैं और वो जो लाइबिलिटी जो नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर हमें रीपे करनी है वो लाइबिलिटीज करंट होती हैं। उसके एग्जांपल्स में ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड टैक्स लाइबिलिटी जो होती है वो होती है। लाइबिलिटीज विच आर नॉट ड्यू टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स ऑफ द रिपोर्टिंग डेट, वो लाइबिलिटी जो हमें 12 महीने के अंदर पे नहीं करनी रिपोर्टिंग डेट के, उसको हम बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। उसमें जो है लॉन्ग टर्म बैंक लोन एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो होती हैं वो सारी जो होती हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।